हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और इस करंट फॉर्स वीडियो में सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो 24 घंटे में तबाही वाले 90 भूकंप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है, अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं और रहस्यमयी स्पेसक्राफ्ट किस देश ने लॉन्च किया है उसके बारे में जानेंगे। विश्व रैपिड चैंपियनशिप जो शतरंज का है वो पूरा हो चुका है, खत्म हो चुका है, कौन विजेता हुए हैं और भारतीय खिलाड़ी ने भी उसमें मेडल हासिल किया है, वो भी चर्चा करेंगे। और भी कई टॉपिक है, कई मुद्दे हैं, उन सब पर बात करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। और हाँ, आपको बताऊं 2023 का मैराथन वीडियो पूरे साल का अवेलेबल है, 7 घंटे का वीडियो है। आप इसे देख लेंगे तो आपका करंट फॉर्स 2023 का कुछ छूटेगा नहीं। ओके, तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो का आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो, तमाम एग्जामिनेशंस के लिए। और PDF भी अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। कई तरीके के PDF होते हैं वो, और उसके लिए मेंबरशिप लेना होता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस देश में 1 जनवरी 2024 को व्यापक क्षति वाले 90 से ज़्यादा बार भूकंप आए, जिसकी अधिकतम जो तीव्रता थी ना, उनमें से एक की वो 7.6 रेक्टर स्केल की थी। आंसर होगा जापान। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, इसमें हालांकि 30 लिखा हुआ है लेकिन कुछ संख्या आगे और भी बढ़ गई है और 48 लोगों की वहाँ पर मौत हुई है कम से कम। और इसके अलावा नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। ये आप पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं वो पलट गई है। ठीक है, ये घर है तमाम वो तबाह हो गए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बिजली के खंभे वगैरह सब अस्त व्यस्त हो गए हैं। बिल्डिंग भी एक और वो गिर गई है नीचे की ओर, मतलब वाहन और जो समुद्र किनारे जहाज थे वो सब या तो पलट गए या डूब गए, कई इमारतों में आग लग गई है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग ये देख रहे हैं कि जो मौतें हैं ना वो कम है, वो एक अच्छी बात है। और ऐसा क्यों हुआ है? देखिए आप कि 7.6 रिक्टर स्केल का ये भूकंप आया जापान में, और तुर्की में जो आया था पिछले साल 2023 में भूकंप, वो था 7.8 रिक्टर स्केल का, और उसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। और यहाँ 7.6 रिक्टर स्केल है लेकिन मौत का आंकड़ा कम है। तबाही जरूर हुई है, इस तरीके के जो भूकंप हैं वो सब आए हैं, लेकिन मौतें कम हुई। आखिर क्यों, वो भी आगे मैं बताऊंगा आपको। तो इस भूकंप की वजह से जो बुलेट ट्रेन है और तमाम चीज़ें जो वो सब कुछ बंद कर देनी पड़ी थी। हवाई उड़ानें भी ठप हो गई थी। मोबाइल फ़ोन कवरेज भी बाधित हो गया क्या था, क्योंकि जो टावर वगैरह लगे थे उसका पूरा सिस्टम गड़बड़ हो गया था और लाखों लोगों के घर जो है ना वो खाली करवाए गए। ठीक है, और इस तरीके से सड़कों पे जो दरार देख रहे हैं आप, ये भूकंप का नतीजा है वहाँ पर। ठीक है, अब सवाल ये है कि भूकंप आते क्यों हैं ज़्यादा जापान में ख़ास तौर पे। एक बार मैप के ज़रिए देख लेते हैं कहाँ पर है जापान। तो ये तो रहा अपना प्यारा भारत, और अब चलते हैं जापान की ओर। एशिया में ही है वो, लेकिन वो यहाँ पर है। ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये है जापान। अभी कलरफुल भी कर देते हैं हम, और ये देख रहे हैं आप। और ख़ास तौर पर उसकी जो राजधानी है टोक्यो, वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर प्रशांत और फिलीपींस सागर की जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो यूरेशिया के नीचे धकेल दी जाती हैं। ठीक है, मतलब कि टेक्टोनिक प्लेटें वहाँ पे यहीं टकराती हैं और वो पूरा जो है ना हिलती डुलती रहती हैं। उसकी वजह से ये भूकंप वहाँ बार बार आते हैं, और 24 घंटे में देखने को मिला कि 90 से ज़्यादा भूकंप आए। ठीक है, आमतौर पर जैसे भारत में हिमालयी क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं, बहुत छोटे छोटे भूकंप आते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही ना वो ज़्यादा रिक्टर स्केल का भूकंप था। कभी 4 रिक्टर स्केल का आ रहा है, कभी 5 रिक्टर स्केल का आ रहा है, कभी 6 रिक्टर स्केल का आ रहा है, कभी 7 का आ रहा है, और मैक्सिमम 7.6 हुआ है। अब सवाल ये भी होता है कि आखिर जापान में इतना बड़ा भूकंप आया तो नुकसान ज़्यादा क्यों नहीं होता है। देखिए, जापान में बहुत ही मजबूत बिल्डिंग कोड है और उसके अनुसार तमाम इमारतों को, बिल्डिंग को बनाना होता है, और वो सारे के सारे भूकंप रोधी होना बहुत ही ज़रूरी है। और इसी का नतीजा देख रहे हैं हम कि दुनिया में जो इतना ज़्यादा भूकंप और इतने ज़्यादा रिक्टर स्केल का भूकंप आने के बावजूद यहाँ पर जो लोगों की जान को ना वो नुकसान कम हुआ है। जैसे पूरी बिल्डिंग गिर गई, ठीक है, इस तरीके से गिर गई, लेकिन वो अगर दूसरी जगह पर इस तरह का भूकंप आया होता ना तो ये चकनाचूर हो जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाते और अंदर आदमी फंस जाता, दब जाता। ठीक है, तो यहाँ पर भूकंप के लिए पता है कि भूकंप ज़्यादा आना है,
तो इसलिए यहाँ का जो जो बिल्डिंग कोड है बहुत ही सख्त है। और कुछ इमारतें जो ना टेफ्लॉन पर बनी हुई हैं, जबकि अन्य फुलाए हुए रबर तरल पदार्थ से भरे आधार हैं। मतलब जो बेस है ना नीचे का, वो टेफ्लॉन का है या फिर रबर या कोई तरल पदार्थ से पूरा पैक है, एकदम लॉक है, ताकि अगर भूकंप आता है तो वो बिल्डिंग तो हिलेगी, लेकिन बिल्डिंग पूरी उसके जो स्ट्रक्चर है ना उसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बहुत ज़्यादा हुआ तो ऐसे गिर जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके का हो सकता है। तो यही वजह है कि मतलब कि वहाँ इतना ढंग से डिज़ाइन किया जाता है ना कि भूकंप हो लेकिन जो इमारतें हैं, बिल्डिंग है, वो टिकी रहे, ओके, और इससे जान माल को नुकसान ना हो, ठीक है। भूकंप आया, धरती हिल रही है, तो उस जो कंपन है उसको भी अवशेषित करने के उपकरण लगाए हुए हैं। और उससे क्या होता है, उससे पूरी बिल्डिंग पर जो झटका है वो बहुत कम लगता है, ठीक है। तो ये स्थिति है और इसकी वजह से वहाँ पर कम नुकसान देखने को मिला है। हालांकि वैसे आर्थिक नुकसान बहुत हुआ है, लेकिन जान माल का नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। तो ये कुछ पॉइंट है जो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, ओके, इम्पॉर्टेंट बात है। और अगर हम बात करेंगे कि भूकंप जो आता है और तो कितने रिक्टर स्केल पैन पे क्या स्थिति होती है, तो देखिए 0 से 1.9 रिक्टर स्केल का अगर होता है तो सिस्मोग्राफ पर ही पता चलता है। और इसके हिमालय से, भारत के हिमालयी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अक्सर इतना आता रहता है। 2 से 2.1 का जो रिक्टर स्केल होता है उसमें हल्का सा कंपन होता है, बहुत मामूली सा, पता भी नहीं चलता है बहुत ज़्यादा। 3 से 3.9 का जो रिक्टर स्केल का भूकंप आता है वो जैसा ऐसा लगता है जैसे ट्रक गुजर जाए, और उस वक्त जो महसूस होता है वैसा ही होता है। 4 से लेकर 4.9 के बीच में अगर भूकंप आता है रिक्टर स्केल का, तो खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी हुई कोई चीज़ गिर सकती है। 5 से लेकर 5.9 तक का जो रिक्टर स्केल का भूकंप होता है वो उसमें सोफे, बक्से जैसे भारी जो वस्तु है वो हिल सकती है। 6 से 6.9 के बीच में बिल्डिंग की जो नींव है ना वो दरक सकती है और ऊपरी मंजिल को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। और 7 से 7.9 यानी यहाँ पर 7.6 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है तो उसमें बिल्डिंग गिर जाती है, ज़मीन के अंदर के पाइप फट जाते हैं। और अगर 8 या उससे ज़्यादा आया तो इमारतें तो पूरी ढह जाती हैं, और 9 उससे ज़्यादा हुआ तो भीषण तबाही होती है, ठीक है। सुनामी का बड़ा खतरा होता है। तो इस भूकंप के बाद भी सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया था, लेकिन बाद में उसको वापस ले लिया गया। पता चला कि उतना सुनामी का खतरा नहीं है। तो यहाँ जापान की बात कर रहे हैं। यहाँ की राजधानी क्या है, वो है टोक्यो। यहाँ के किंग कौन है, राजा नारुहितो। प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के फूमियो किशिदा। मुद्रा क्या चलती है यहाँ, करेंसी जापानी येन। आबादी कितनी है, तो 12.5 करोड़ के आसपास इसकी आबादी है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ओके। और हाँ, जो रिक्टर स्केल का मैंने डिटेल दिया, कितना से क्या होता है, स्थिति होती है, वो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं। ये सब कुछ PDF में मैंने दे दिया है, वहाँ आप चेक कर लेना। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने 16वें फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग जो 16वां है उसका चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। क्या नाम है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। वो कौन है? नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं वो। अच्छा, इससे पहले जो 15वां वित्त आयोग है उसके चेयरपर्सन कौन है? तो उसके चेयरपर्सन है NK सिंह, ठीक है। और अब डॉक्टर अरविंद पनगड़िया न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू में, ठीक है। हालांकि अभी जो अदर मेंबर हैं उनकी नियुक्ति होनी है और वो जल्द ही केंद्र सरकार की ओर से उसकी अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ वित्त आयोग के बारे में चर्चा कर लें। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है और ये केंद्र और राज्यों के बीच में ये तय करता है कि कितना पैसा, कितनी रकम किसको बटेगी, इसकी पूरी देखरेख करता है और अपनी रिपोर्ट देता है। ये पब्लिक फाइनेंस से जुड़ा हुआ जो भी मसला है और गवर्निंग से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, जैसे लोन के जो मैनेजमेंट है उसके, आपदा राहत, एजुकेशन पर, ये सब का सलाह देता है, ठीक है। और वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। इसमें 5 सदस्य शामिल होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 4 अदर मेंबर होते हैं। तो अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सेक्रेटरी यानी सचिव किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा
ऋत्विक रंजनम पांडे। ठीक है, क्या नाम है? ऋत्विक रंजनम पांडे। ये IAS अधिकारी हैं और ये आयोग के सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ये रहा फोटोग्राफ इनका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 किसे मिला है? किसने प्राप्त किया? आंसर होगा बॉम्बे जयश्री। क्या नाम है? बॉम्बे जयश्री। तो ये अवार्ड जो है ना वो कर्नाटक संगीत में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में ये सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, बॉम्बे जयश्री, उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है और ये मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। बॉम्बे जयश्री को इससे पहले पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, अगर आप एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो ये मेंबरशिप प्लान आपके बहुत काम आएगा। इसके ज़रिए आपको अगले 1 साल तक करंट अफेयर्स की तैयारी का मौका मिलता है। आपको PDF मिलता है, मॉक टेस्ट मिलता है, पिछले साल के भी, 2022 के भी, 2023 के भी, और अब 2024 का पूरा करंट अफेयर्स इसी मेंबरशिप के ज़रिए आपको मिलेगा। PDF कई तरीके के होते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली, और वो भी कई तरीके के, अलग अलग तरह के, जैसे वन लाइनर होता है, MCQ होता है, MCQ विद नोट्स होता है, और जो मैं बताया मैंने उसका वीडियो लिंक भी होता है, ताकि आप किसी चीज़ को विजुअली समझना चाहते हैं तो क्लिक करें, ओपन हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज़ भी होता है करंट अफेयर्स का, डेली, वीकली और मंथली। पिछले भी आप टेस्ट दे पाएंगे और तमाम एग्जामिनेशंस के, इतने एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं इसी मेंबरशिप प्लान के ज़रिए, और बहुत ही मामूली सा इसका प्राइस रखा गया। हेल्पलाइन नंबर भी है, आप कांटेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने रहस्यमयी कहा जाने वाला स्पेसक्राफ्ट X-37B, उसका कोड नेम है USSF-52, उसको लॉन्च किया है? किसने? रहस्यमयी है ये, खुफिया, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दुनिया को नहीं है, अमेरिका को है ये जानकारी बस। आंसर होगा USA। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, USA इसका आंसर होगा, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है कब? 28 दिसंबर को किया गया, और इसका कोड नेम था USSF-52। इससे पहले भी इसको 6 बार लॉन्च किया जा चुका है। ये है स्पेसक्राफ्ट और इसी को लॉन्च किया गया, और इससे पहले जो लॉन्च किया गया था उसके बारे में भी इसकी जानकारी अमेरिका ने किसी को नहीं दी है। क्या मकसद है ये भी नहीं पता है। अच्छा, इससे पहले चीन ने भी एक सीक्रेट स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था दिसंबर में, और उसके बाद फिर अमेरिका ने इसको किया है लॉन्च। चीन ने भी नहीं बताया क्या कर रहा है उससे, उस स्पेसक्राफ्ट से वो काम क्या करेगा। तो अमेरिका ने अभी लॉन्च कर दिया है दिसंबर में, अभी हाल ही में, और ये इस तरह का है। ये देखने में वैसे तो जो स्पेस शटल हुआ करता था ना पहले, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री जाते थे और वहाँ से फिर लौट के आते थे, जैसे जो कल्पना चावला वाला जो घटना हुआ, वो स्पेसक्राफ्ट जल के नष्ट हो गया था, उसमें कई अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे, उसके बाद से उसको रिटायर कर दिया गया था। तो दिखने में कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये बहुत छोटा है, 29 फीट का ही है। स्पेस शटल जो था वो तो 122 फीट लंबा था उसमें, तो इसमें क्या है, ये छोटा है, उससे काफ़ी छोटा है, 29 फीट का ही है। और इसमें मतलब ये जो है ना वो बैटरी, लिथियम आयन बैटरी के साथ सोलर एनर्जी पर भी काम करता है। ठीक है, तो इसके कई सारे मिशन हो चुके हैं, और क्या क्या कर रहा है इसके ज़रिए, अगर सवाल हो कि इस स्पेसक्राफ्ट के ज़रिए क्या कर रहा है अमेरिका, तो उसके बारे में जानकारी तो उसने नहीं दी है, लेकिन कुछ कुछ छन के आई है। तो उसके अनुसार यह है कि सभी इसके तमाम मिशन को देखा जाए तो इसने तकरीबन 209 करोड़ किलोमीटर से ज़्यादा की उड़ान भरी है अंतरिक्ष में, जो पृथ्वी का ऑर्बिट है वहाँ पर, और इसने लगभग अभी तक 10 साल बिता चुका है। ठीक है, अभी फिर से इसको लॉन्च किया गया है। अच्छा, इस स्पेसक्राफ्ट को बोइंग कंपनी ने बनाया, जो प्लेन यानी विमान बनाने वाली जो कंपनी है ना बोइंग, तो उसने इसको बनाया है, और इसका इस्तेमाल कई बार छोटी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए भी किया जा चुका है, लॉन्च करने के लिए भी किया जाता है। लेकिन वो सैटेलाइट क्या काम कर रहा है, ये भी एक गुत्थी बनी हुई है। ठीक है, ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी जो स्पेसक्राफ्ट है वो लंबी दूरी की फ़्लाइट से जो पौधों और उसके बीजों पर पड़ने वाला जो रेडिएशन का असर होता है उसको भी जांच करने की कोशिश कर रहा है, और भी कई सारे खुफिया सैन्य हो सकता है, सैन्य जानकारी इकट्ठा कर रहा हो।
और इस बार जो इसकी लॉन्चिंग की गई है ना, वो ये जो आप रॉकेट देख रहे हैं स्पेस एक्स का फाल्कन हेवी रॉकेट, उसका लॉन्च किया गया, मतलब उसका उपयोग किया गया फाल्कन हेवी का, और उसके ज़रिए इसको भेजा गया। तो जो जितनी जानकारी है उतना मैंने आपको बताया। आगे अगर कोई भी अपडेट आता है इसका, इस खुफिया या कहें रहस्यमय जो स्पेस क्राफ्ट है इसके बारे में, तो फिर मैं आपको बताऊंगा आगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस ऑस्कर विजेता फिल्म के एक्टर ली सुन क्यून का निधन हो गया 27 दिसंबर 2023 को? आंसर का पैरासाइट। क्या नाम है? फिल्म का नाम है पैरासाइट। और न्यूज़ भी देख रहे हैं द हिंदू में, पूरी दुनिया के अखबारों ने इसको कवर किया है, भारत के भी। ऑस्कर विजेता फिल्म थी पैरासाइट, उसी के एक्टर थे, 48 ईयर के थे, और निधन हुआ है 27 दिसंबर को। कहाँ के थे, किस देश के? साउथ कोरिया के रहने वाले थे, और ये फिल्म भी साउथ कोरिया में ही बनी थी, पैरासाइट। और ऑस्कर विजेता मतलब ऑस्कर इसने जीता हुआ था। और ये जो एक्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे पूरी दुनिया में। तो साउथ कोरिया में एक कार में वो उनकी डेड बॉडी मिली है, और एक सुसाइड नोट भी एक मिला जो उन्होंने घर पे ही छोड़ दिया था। ठीक है, तो इन्होंने पैरासाइट फिल्म में एक परिवार के मुखिया के तौर पर भूमिका निभाई थी, और काफ़ी पॉपुलर थे पूरी दुनिया में। इनकी पिक्चर मैंने पैरासाइट वो मैंने भी देखी थी, बड़ी अच्छी पिक्चर लगी थी मुझे। ठीक है, पिछले कुछ वक्त पहले वो ड्रग्स केस में भी फंसे थे, और उसके बाद उनसे पूछताछ हुई थी साउथ कोरिया में। इस मामले में उनकी इमेज को काफ़ी ठेस पहुंची थी, और कई सारी फिल्मों का ऑफ़र उनको मिला था, लेकिन उन्होंने खुद ही फिर छोड़ दिया था, और डिप्रेशन में वो चले गए थे, ऐसा बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। रिकॉर्ड 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जो पुरुष वाला है वो किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। क्या नाम है? मैग्नस कार्लसन। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर हैं और वर्ल्ड नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। तो रिकॉर्ड 5वीं बार उन्होंने ये खिताब जीता है और गोल्ड मेडल प्राप्त किया है इस बार। ठीक है, तो फिडे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप है, और ये आयोजन हुआ उज्बेकिस्तान के समरकंद में, दिसंबर में ये आयोजन हुआ है। ओके, दूसरे स्थान पर रहे हैं स्लोवेनिया के व्लादिमीर फेडोसेव, और तीसरे स्थान पर इन ब्रॉन्ज मेडल पाया है चीन के यू यांगी। ठीक है, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ? ये जो इवेंट है वो उज्बेकिस्तान में हुआ। उज्बेकिस्तान कहाँ है? तो सेंट्रल एशिया में है वो। ये प्यारा भारत रहा, और अब चलते हैं मध्य एशिया की ओर। ठीक है, तो उसी में यहाँ पर है। ठीक है, ये रेड कलर में जो देख रहे हैं यही है उज्बेकिस्तान, और यहीं पर आयोजन हुआ है, यहाँ के समरकंद में ये आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला वाला, उसमें किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? गोल्ड मेडल की बात हो रही है। आंसर होगा अनास्तासिया बोडनारुक। ठीक है, अनास्तासिया बोडनारुक। ये रूस की खिलाड़ी हैं, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यानी चैंपियनशिप में महिला कैटेगरी का इन्होंने जीत लिया है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला कैटेगरी में भारतीय खिलाड़ी कोनोरू हम्पी ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर का सिल्वर मेडल उन्होंने जीत लिया है, और ये रही कोनोरू हम्पी महिला कैटेगरी के इस चैंपियनशिप में। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर रही हैं। पहला स्थान तो मैंने इससे पहले बताया, रूस की जो अनास्तासिया बोडनारुक, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। सेकंड स्थान पर यानी सिल्वर मेडल कोनोरू हम्पी ने जीता है, जबकि तीसरा स्थान पाया है यानी कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल वो चीन की लेई तिंगनजी, तो उनको मिला है। ठीक है, तो फिडे के द्वारा ये आयोजित किया गया था। फिडे का मुख्यालय कहाँ है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश के हानेडा एयरपोर्ट पर 2 विमान टकरा गए, 2 एयरक्राफ्ट, और एक में आग लग गई? वो जो जिसमें आग लगी वो यात्री विमान था। आंसर का जापान। ये जापान में हुआ है, और ये फोटोग्राफ देख रहे हैं जो आग लगी उसके बाद की। जापान की राजधानी टोक्यो, वहीं का ये हानेडा एयरपोर्ट है। तो प्लेन जो उतरा उसके बाद कोस्ट गार्ड का एक प्लेन था, उससे लैंडिंग के दौरान उसकी टक्कर हो गई, और इसी के बाद ये आग लग गई इसमें। और इस प्लेन में 367 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर वो सब सवार थे, लेकिन वहाँ जो पूरी टीम थी, यानी जो फायर को कंट्रोल करने वाली जो टीम थी, उसने तुरंत तमाम लोगों को, यात्रियों को निकाल लिया।
एक शायद कोई घायल हुआ है, बाकी सबको टोटल को लोगों को निकाल लिया गया। घायल भी मतलब जीवित है, कोई किसी की डेथ की सूचना अभी तक नहीं देखने को मिली है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, और कल से मॉर्निंग को ही आपको वीडियो मिल जाया करेगा, देखिएगा सुबह 8 बजे डेली। ओके, बाय।